हेलो बच्चों, हम लेसन 4 कर रहे थे और इसमें हमने 2 वीडियोस पहले बना लिए हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट है राष्ट्रीय आय था संबंधित समूचे वाले लेसन का। तो इसी पार्ट को हम आगे लेके चलते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर धारणाएं की थी, राष्ट्रीय आय की धारणाएं की थी, घरेलू, राष्ट्रीय, नेविल, सकल और साधन लागत पर और मार्केट प्राइस के ऊपर, बाजार कीमत के ऊपर राष्ट्रीय आय की धारणाओं का अध्ययन किया था। हमने उनके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, विदेशों से निवल कारक आय का यूज किया था जिसको हम नफिया बोलते हैं, ये NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसका प्रयोग किया था हमने। एक हमने स्थायी पूंजी का उपभोग का भी प्रयोग किया था। तो वहाँ तो हमने ऐसे मैंने नाम ही बताए थे इनके, ये क्या होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, क्या धारणाएं हैं। तो सबसे पहले हम विदेशों से निवल कारक आय का अध्ययन करेंगे कि विदेशों से निवल कारक आय क्या होती है। देखो, विदेशों से निवल कारक आय का थोड़ा सा रिवाइज करो। कहाँ यूज हुआ था? जब हम घरेलू से राष्ट्रीय में गए थे। जब घरेलू से राष्ट्रीय के अंदर गए थे, थोड़ा सा ध्यान करो। जैसे हमारे पास थी, मान लिया घरेलू थी जीडीपी से हम जब गए थे, हम गए थे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, या एनडीपी, नेट डोमेस्टिक से हम गए थे एनएनपी। चाहे मार्केट प्राइस पे ला लो, चाहे उस पे लगा लो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे गए थे तो हमने निफिया का प्रयोग किया था। इसके अंदर जुड़ता है, प्लस होता है ये NFIA, ये इसमें प्लस NFIA, इसमें भी प्लस। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो फिर ये माइनस हो जाता है। अगर इससे इसमें जाओगे तो ये जो है ये NFIA, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जो है वो माइनस हो जाती है। ये हमने पढ़ा था। ये हमारा टॉपिक था पिछले वीडियो के अंदर कि हम जो है वो डोमेस्टिक से नेशनल के ऊपर, घरेलू से राष्ट्रीय में, या राष्ट्रीय से घरेलू पे जाते हैं तो निफिया का विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का हमने प्रयोग किया था। तो हम अब पढ़ेंगे कि निवल कारक आय क्या होती है, निवल कारक आय किसको कहेंगे। निवल कारक आय, देखो बच्चों, कि किसी भी देश के अब हम सामान्य निवासी के बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। सामान्य निवासी क्या होते हैं? जो किसी भी देश के सामान्य निवासी जो विदेशों में आय प्राप्त कर रहे हैं अपनी कारकों का प्रयोग करके, अपनी साधन सेवाओं को देके, किसी भी देश के सामान्य निवासी विदेशों में कारक आय प्राप्त करते हैं और गैर निवासी उस देश में जो कारक आय प्राप्त करते हैं। देखो, एक देश के जो सामान्य निवासी हैं वो दूसरे देशों में जाके कारक आय प्राप्त करते हैं और दूसरे देशों के लोग जो है वो हमारे देश में कारक आय प्राप्त करते हैं। कारकों के बदले कारक सेवाएं देते हैं और उनके बदले उनको आय प्राप्त होती है। तो जो उनका अंतर है उसको हम क्या कहते हैं? निवल, विदेशों से निवल कारक आय, नेट इनकम जो विदेशों से प्राप्त होती है वो मानते हैं। कि जैसे मान लें, हम भारत का उदाहरण दें कि भारत में मान लिया कोई बाहर के लोग काम कर रहे हैं, वो आय प्राप्त कर रहे हैं, और कोई भारतीय विदेश में जाके आय प्राप्त करा है, उसका जो अंतर है उसको हम क्या कहेंगे? विदेशों से निवल कारक आय बोलेंगे। कारक आय विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बोलेंगे। दोनों तरफ की कारक आय का अंतर, दोनों की तरफ की। तो ये एक परिभाषा है कि किसी देश का सामान्य निवासी विदेशों में जो कारक आय प्राप्त करते हैं तथा गैर निवासी उस देश में जो कारक आय प्राप्त करते हैं, उसका जो अंतर है उसको हम कहते हैं विदेशों से निवल कारक आय। उसका फार्मूला भी हो जाएगा। विदेशों से निवल कारक आय का फार्मूला है सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त कारक आय माइनस गैर निवासियों द्वारा उस देश से प्राप्त कारक आय। यानी कि एक देश के निवासी, एक देश के जो सामान्य निवासी दूसरे देशों से जो आय प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से अगर दूसरे देशों के जो सामान्य निवासी उस देश में आय प्राप्त कर रहे हैं, उसके अंतर को हम क्या कहेंगे? विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बोलेंगे। अंतर,
निवल आ जाएगी, वो नेट आ जाएगी। तो उसमें फैक्टर कौन कौन से अभी हमारे हमने पढ़ रखे हैं उत्पादन के जो कारक हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, भूमि है, श्रम है, उद्यमी है और पूंजी है। यही है उत्पादन के साधन। इनके बदले, इनकी सेवाओं के बदले आय प्राप्त होती है। जैसे भूमि को लगान प्राप्त होता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, उद्यमी को लाभ मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है। तो इस तरह से एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में ये सारी की सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मान लिया एक उदाहरण दे कि भारतीय जो है विदेशों में काम करते हैं, भारतीय जो है वो विदेशों में काम करते हैं, उनके बदले उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। और दूसरे देशों के लोग भारत में काम करते हैं, उनको भी वेतन मिलता है, तो उसका अंतर। फिर है भारतीय बैंक विदेशों को इसको ऋण देके ब्याज प्राप्त करता है, तो पूंजी के बदले ब्याज हो गया, ब्याज प्राप्त करता है, पूंजी के बदले क्या हो गया, ब्याज, श्रम को वेतन। तो क्या हो गया ये कि भारतीय बैंक विदेशों को ऋण देके ब्याज प्राप्त करता है। इसी तरह से विदेशी जो बैंक है वो भी भारत को लोन देके फिर ब्याज प्राप्त करते हैं, तो उनका अंतर। तीसरा, भारतीय जो विदेशों में जिनको संपत्ति का के जो स्वामी है, भूमि के स्वामी है, उनके बदले उनको लगान मिलता है। ऐसे भारतीय भी हैं जो विदेशों में जाके उन्होंने अपनी संपत्ति खरीद रखी है और उनसे वो फिर कोई लेता है तो उस पर लगान प्राप्त करते हैं। इसी तरह से विदेशी भी भारत में आके जो संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं वो लगान वसूल करते हैं, तो उसका भी अंतर हो गया। तो ये लगान। फिर है पूंजी निवेश करके उसका लाभ कमा रहे हैं। भारतीय जो है वो विदेशों में पूंजी का निवेश करके, कई कंपनियां हैं पूंजी का निवेश करके वहां से वो लाभ कमा रही हैं। तो इस तरह से ये उत्पादन के हमने जो 4 साधन है वो हमने मान लिया कि भारतीय जो साधन है वो विदेशों में जाके अपना जो है अपनी सेवाओं के बदले अपना आय की प्राप्ति कर रहे हैं। इसी तरह से जो शेष विश्व के लोग हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, वो भी भारत में आके अपने जो कारक सेवाएं दे रहे हैं उनके बदले आय प्राप्त कर रहे हैं। तो उनका जो अंतर है उसको हम कहेंगे विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। मान लिया हम ये मानते हैं कि जो ये सारे उत्पादन के कारक हैं, जो ये 4 उत्पादन के कारक हैं, भूमि, श्रम, उद्यमी और पूंजी, जो हमने ये बताए हैं, इनसे भारत को जो है वो 1000 करोड़ रुपए की आय होती है। 1000 करोड़ की आय होती है। ये है कि जो भारतीय है जो विदेशों में काम कर रही है, विदेशों में अपनी कारक सेवाएं दे रहे हैं, उनके बदले 1000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। दूसरी तरफ से फिर हम क्या करेंगे, जो विदेशी लोग, जो गैर निवासी लोग हैं भारत के, वो भारत में काम करके, मान लिया वो इन्हीं तरीकों से काम करके वो 800 करोड़ की आय प्राप्त कर रहे हैं, 800 करोड़ की वो आय प्राप्त कर रहे हैं। तो निविल जो क्या हो गया, इनका नेट क्या हो गया, इनका नेट क्या हो गया। अगर हम नेट लिखें कि विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय, यहां लिख देती हूं, विदेशों से निविल कारक आय, जो कारकों को जो आय मिल रही है उनका नेट निविल कारक आय वो क्या हो जाएगी, हमारी कारक आय हो जाएगी 1000 करोड़, 1000 करोड़ माइनस 800 करोड़, 200 करोड़ क्या हो जाएगी हमारी निविल, विदेशी जो है विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय, जो कारकों को आय प्राप्त हो रही है उसका अंतर हमारा 200 है, प्लस है, राष्ट्रीय आय में वो जुड़ेगा। और मान लिया इसका उल्टा हो, हमें तो मिल रहे हैं, जो भारतीयों को मिल रहे हैं 800 और विदेशियों को में जा रही है, विदेश में जा रही है जो आय है वो 1000 करोड़ है, तो फिर ये माइनस में आ जाएगा, फिर ये माइनस में, राष्ट्रीय आय में से घटेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, ये अंतर को हम कहते हैं। मेरा ये समझाने का तात्पर्य था कि विदेशों से निविल कारक आय क्या होती है। तो वो हमने ये समझ लिया कि विदेशों में जो कारक हमारे, जो भारतीय एक देश के जो कारक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके बदले जो आय प्राप्त हो रही है वो, और उस देश में जो गैर निवासी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, शेष विश्व के लोग हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको जो आय प्राप्त होती है उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, विदेशों से निविल कारक आय बोलते हैं, नफिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कि अचल पूंजी का उपभोग। ये भी हमने प्रयोग किया था कि अचल पूंजी का उपभोग क्या होता है। अचल पूंजी का उपभोग बोलते हैं, इसको मूल्यह्रास भी बोलते हैं। मूल्यह्रास का प्रयोग हुआ था हमारा जब हम सकल से हम किस में गए थे, सकल से हम शुद्ध या निविल में गए थे। सकल से निविल यानी कि ग्रोस से, जी से हम एन पे गए थे,
ग्रोस से नेट पे जब हम गए थे, ग्रोस से नेट पे गए थे तो हमने मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी के उपभोग के बारे में पढ़ा था, माइनस किया था हमने। ग्रोस से जब नेट पे जाओगे तो क्या होता है, ये स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस होता है। ग्रोस से नेट पे जाओगे तो ये माइनस होता है। स्थायी पूंजी का उपभोग जो है वो, स्थायी पूंजी का जो उपभोग है वो माइनस होएगा, और निविल से सकल में आओगे तो स्थायी पूंजी का उपभोग प्लस हो जाता है। निविल के अंदर स्थायी पूंजी का उपभोग नहीं जुड़ा होता, तो ये हमने वहां यूज किया था। तो देखो ये क्या होता है, अचल पूंजी का उपभोग क्या होता है, किसी भी एक लेखा वर्ष के दौरान, ये भी एक लेखा वर्ष की बात है भाई, ये भी एक लेखा वर्ष के अंदर भी ये सामान्य निवासी और गैर निवासियों को जो आय प्राप्त होती है उसका अंतर है, वो भी एक ही लेखा वर्ष का है। तो एक लेखा वर्ष में सामान्य टूट फूट या अनुमानित अप्रचलन या ये आकस्मिक हानि, इन तीनों में से किसी के कारण भी स्थायी पूंजी के मूल्य में कमी आ जाती है। टूट फूट के कारण या अप्रचलन हो जाता है, किसी चीज का मांग कम हो जाती है, तकनीक के कारण उसको प्रचलन से बाहर चली जाती है, या कोई अचानक से दुर्घटना हो जाती है। इन तीनों के कारण जो स्थायी पूंजी के अंदर, स्थायी पूंजी का जो मूल्य है उसमें जो कमी आती है उसको हम कहते हैं अचल पूंजी का उपभोग या स्थायी पूंजी का उपभोग। उसको बोलेंगे हम स्थायी पूंजी का उपभोग हो गया है, मूल्यह्रास हो गया है, उसके मूल्य में कमी आ गई। हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हम ये दोबारा से रिवाइज कर दिया कि एक लेखा वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय अवधि होती है उसको हम लेखा वर्ष बोलते हैं। एक लेखा वर्ष में सामान्य टूट फूट या अनुमानित प्रचलन या आकस्मिक हानि के कारण जो स्थायी पूंजी के मूल्य में कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग या स्थायी पूंजी का उपभोग उसको बोलते हैं। बिकॉज टूट फूट क्या हो जाती है, जब मशीनें बार बार काम करती हैं तो उससे वो घिसावट वगैरह के कारण उसके मूल्यों में कमी आ जाती है, उसको हम कहते हैं टूट फूट के कारण। टूट फूट के कारण उनमें मशीनों की जो अचल संपत्ति है, हमारी स्थायी संपत्ति है, स्थायी पूंजी है, उनके मूल्य में कमी आ जाती है। दूसरा है अनुमानित अप्रचलन। अनुमानित अप्रचलन क्या होता है, स्थायी पूंजी के मूल्य में उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के कारण, उत्पादन की कोई तकनीक ऐसी आ जाती है उसके कारण वो चीज उस प्रचलन से बाहर चली जाती है, या उत्पादित वस्तुओं की मांग घट जाती है। जैसे मान लिया पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी आने से पेट्रोल की गाड़ी का प्रचलन कम हो गया, तो वो क्या है, उससे जो इंजन बनाने वाली जो फैक्ट्री है, जो तकनीक है, जो मशीनें हैं, वो प्रचलन से बाहर हो गई। इसी तरह से जैसे मान लिया ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी आ गई या एलईडी आ गई। इससे क्या हुआ, जो तकनीक थी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली वो प्रचलन से बाहर हो गई, वो इंस्ट्रूमेंट जो उसमें यूज होते थे वो प्रचलन से बाहर हो गए। इसी तरह से और भी कई सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं जो तकनीक जो मांग के कारण, लोगों की मांग के कारण प्रचलन से बाहर चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा होता है अनुमानित प्रचलन। उसकी अंदाजा भी होता है लगभग कि ये चीज जो है वो, अगर कोई तकनीक ऐसी आ गई, नई तकनीक की खोज हो गई, तो भी वो चीजें प्रचलन से बाहर चली जाती हैं। और फिर अगला है आकस्मिक हानि। मान लिया कोई अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके कारण भी जो है वो अचल संपत्ति की हानि हो जाती है, उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है। अचानक से मान लिया बाढ़ आ गई तो भी हमारी कोई फैक्ट्रियाँ जो लगी होती है उनमें जो अचल संपत्ति है उसका नुकसान हो जाता है। किसी और कारण से, भूकंप से, मान लिया किसी के कारण से जो अचानक से कोई हानि भी, दुर्घटनावश भी कोई हानि हो सकती है। तो इन तीनों को मिला के अचल संपत्ति का उपभोग क्या हो जाएगा, ये तीनों में हो जाएंगे। अचल या स्थायी पूंजी का जो उपभोग है उसमें ये तीनों चीजें शामिल हैं, का जो उपभोग है उसके अंदर तीनों चीजें शामिल है। टूट फूट भी है, अनुमानित अप्रचलन, और तीसरा है आकस्मिक दुर्घटना, हानि। तो आकस्मिक हानि है, तीनों मिला के वो क्या होती है, अचल संपत्ति का उपभोग। और अचल संपत्ति का उपभोग ग्रोस में जुड़ा होता है। जैसे मान लिया ये है हमारी जीडीपी है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हमने बदला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें से क्या होगा, स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस होगा, स्थायी पूंजी का जो उपभोग है वो माइनस होएगा। अगर इस तरफ जा रहे हो तो ये स्थायी पूंजी का उपभोग
प्लस हो जाएगा। इसे जब ग्रोस से नेट में जाओगे तो माइनस होएगा, और जब नेट से ग्रोस में जाओगे तो ये प्लस होएगा। वहां इसका यूज हुआ था जीडीपी, जैसे मान लिया जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो अभी क्या होगा, स्थायी पूंजी का उपभोग इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा, और इसमें होगा तो ये स्थायी पूंजी का उपभोग इसमें जुड़ जाएगा। इस तरह से ये दो पढ़े थे हमने। इसके बाद फिर तीसरा एनआईटी था। एनआईटी तो अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का डिफरेंस होता है। एनआईटी भी हमने पढ़ा था अभी। एनआईटी भी था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निविल अप्रत्यक्ष कर। निविल अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी हमने पढ़ा था। निविल अप्रत्यक्ष कर वो किसमें शामिल हुआ था, उसका यूज हुआ था जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे। जैसे मान लिया जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमें जाना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, या एनडीपी से हमने एनडीपी मार्केट प्राइस से कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर उससे हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस, इसमें भी एनआईटी माइनस। और अगर इससे उल्टा जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो एनआईटी क्या हुआ था हमारा, प्लस हुआ था। इसमें जाओगे तो एनआईटी हमारा प्लस हुआ था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा हुआ था। इसमें अप्रत्यक्ष कर माइनस, इसका फार्मूला क्या था हमारा, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये हमने पढ़ा था। इसका यूज इसमें होता है। तो ये हमारे तीन इंस्ट्रूमेंट थे। एक तो विदेशों से निविल कारक आए, दूसरा था अचल पूंजी का उपभोग, और तीसरा था निफ्ट एनआईटी निविल अप्रत्यक्ष कर। इनके जरिए हम एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। कुछ भी दे रखा हमारा न्यूमेरिकल में, हम उससे कहीं जो पूछा है एग्जामिनर ने वहां तक हम स्टेप वाइज पहुंच सकते हैं। तो इनको भी अच्छे से समझना, इनका भी यूज होता है बार बार। न्यूमेरिकल में ये भी आते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि ये क्या होंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा, या प्लस होंगे या माइनस होंगे, हम जो भी निकाल रहे हैं उससे। तो इनको भी अच्छे से समझना है। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।